बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए असल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब सारे तबके बैठे होते हैं और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं एड्रेस किसको करूं। एक बार अगर बुजुर्गों की तरफ देखूं तो फिर मन में आता है वो भाव कृतज्ञता का कि जिनके अनुभव की वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं। फिर नौजवान साथियों की तरफ देखता हूं तो मन करता है कि उनको ऐसा बताया जाए कि कहाँ मिसिंग है हम, कि सोसाइटी का जो बुरा हाल हो रहा है इस वक्त उसमें हम अपना रोल शायद ठीक से अदा नहीं कर पा रहे। और नौजवान बच्चों की तो, ये जो नए बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, इनकी तो कोई गलती है ही नहीं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। जो इनके घर वाले, जो स्कूल वाले इनको समझाते हैं उसके हिसाब से ये अपना जीवन तय कर लेते हैं। तो आमतौर पे मैं माँ बाप को ये कहता होता हूँ कि भाई जब कभी सेमिनार हो तो बच्चों को साथ लेके मत आओ करो, पर आज क्योंकि सब साथ बैठे हैं उसके हिसाब से कोशिश करूँगा बैलेंस बनाने की। फिर भी मुद्दा पहले हम समझ लें कि मैं यहाँ आपके बीच क्यों आया हूँ और आपको भी क्लैरिटी हो कि यहाँ के बाद, आज की यात्रा के बाद हम लोग साथ में कितना लंबा चल सकते हैं। सारी चीज़ें बताने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं असंध के गांव फफड़ाना का निवासी हूँ मूल रूप से, लेकिन आजकल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ पिछले करीब 12-13 साल से। पहले मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक हुआ करता था और मैंने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक आ गई थी। मेरे पास एक तकनीक के ऊपर मैंने काम किया था और इंडिया में इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी था कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, चाहे जितनी मर्जी बड़ी उम्र हो उसकी, हम उसको ये बता सकते हैं मतलब कि उसको परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है और वो किस तरह के काम करने के लिए बना है। मैं ये इसलिए बोला आपको कि सबसे पहले जब इसके बारे में जब मैंने माँ बाप से बात करनी शुरू की थी तो शुरू में माँ बाप को मेरी बात पर यकीन नहीं होता था और वो ये मानते थे कि जिंदगी में जो कामयाबी है वो केवल और केवल नंबरों से या स्कूल की पढ़ाई से ही संभव है। ओवर द टाइम हमने इसके ऊपर बोलना चालू किया, लगातार बोलते रहे। बोलते बोलते कुछ चीज़ें समझ में आई और जिन लोगों से हमने 10 साल पहले बात की थी, 15 साल पहले बात की थी, उनको अब बातें समझ में आने लगी हैं कि हम बात क्या कहा करते थे। यदि आप अपने आसपास कामयाब लोगों की लिस्ट उठा करके देखोगे और देखोगे कि सचमुच जिनको हम महान लोग कहते हैं या जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं या जिन लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि ऐसा चरित्र जो है वो समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है और एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, तो आप पाओगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग वो नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे उदाहरण को छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत डिग्रियां इस बात का पैमाना नहीं है या बहुत इंटेलिजेंट होना इस बात का पैमाना नहीं है, स्कूल के हिसाब से इंटेलिजेंट, कि वो बड़ा होकर के कोई महान व्यक्ति बनेगा। महान बनने की इस प्रक्रिया में आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसी खिलाड़ी का, जिसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो कोई भी खिलाड़ी आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आएगा। कोई भी, अगर इंटरनेट का जमाना है आज के टाइम पे, IT का जमाना है, IT इंडस्ट्री में टॉप पे काम करने वाला आदमी जिसका बनाया हुआ कंप्यूटर आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिनकी बनाई हुई विंडो आप इस्तेमाल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो या दूसरी एप्लीकेशंस,
जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो सारी की सारी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जिसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब सारी चीजें बनाने वाले भी यही हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें हम, वो भी वही हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाइयां स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान छोड़ दी थी। तो क्या हम अपने बच्चों को यह प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई प्रेरणा देना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पूरा गांव लगा रहता है सारा दिन बच्चों के साथ कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, ये लाइन बहुत खतरनाक है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की दिशा में लेकर के जाएंगे तो आखिर में हम अपने बच्चों को कहीं भी लेकर नहीं जा पाएंगे। यही चीज समझने बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि बच्चे भी साथ में बैठे हैं तो मैं ये बातें कहूं कि ना कहूं, मेरे लिए भी बड़ा सवाल हो जाता है। क्या बच्चों के सामने मुझे ऐसा कहना चाहिए कि क्या मैं उनको ये कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं बच्चों को सिर्फ इसलिए एड्रेस करके कह रहा हूं कि बच्चों, बहुत बड़ी जिंदगी है आप सबके सामने। आपसे माँ बाप को बड़ी उम्मीदें हैं और दोनों तरफ का कॉन्ट्राडिक्शन मुझे डिस्कस करना है। मुझे माँ बाप को यह भी बताना है कि आपने अपने बच्चों से उम्मीदें नहीं रखनी है, और मुझे बच्चों को यह भी बताना है कि आपसे माँ बाप को उम्मीदें हैं। तो क्या वो बच्चे स्कूल के टीचर्स की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए उनको, या उनको माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, या उनको अपनी उम्मीदें बनानी चाहिए? यह भी एक सवाल आप सबके बीच में है कि वो आपकी इच्छाएं पूरी करने पे अपनी जिंदगी झोंक दें या वो अपना कोई रास्ता चुने। क्योंकि मेरा कहना यह है कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग बनाया, तो जब अलग बनाया तो गांव में रहने वाला हर आदमी अलग तरीके से सोच रहा है। उस बच्चे की मां अलग एंगल से सोच रही है और पिता अलग सोच रहा है और वो बच्चा अलग सोच रहा है। तो क्या घर के तीनों आदमी, यानी मैं अगर घर में तीन ही आदमियों को कंसिडर करूं, मां, बाप और बच्चा, जब वो तीनों अलग बना दिए परमात्मा ने, तो वो तीनों एक जैसा नहीं सोच सकते? क्यों जी? वो एक जैसा सोच ही नहीं पाएंगे कभी। और अगर वो एक जैसा सोच नहीं सकते तो फिर वो एक दिशा में काम करने के विषय में भी नहीं सोच सकते। यहां गड़बड़ क्या होएगी कि पिता अपने बच्चे के बारे में अपने अनुभव के हिसाब से कुछ तय करेगा कि ये अच्छा है मेरे बच्चे के लिए, वहीं फिर मां कुछ तय करेगी कि मेरे बच्चे के लिए ये बेहतर है। और बच्चा, जिसको आज इंटरनेट का भी एक्सेस मिला हुआ है पूरा, उस बच्चे को पूरी दुनिया के बारे में जानकारी इंटरनेट के माध्यम से मिली हुई है। वो देख रहा है कि मेरे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। साथ में उसका पिता उसे लगातार ये कह रहा है कि खेत में कुछ नहीं रखा, गांव में कुछ नहीं रखा, तुम पढ़ लिख कर कुछ और बन जाओ जो हम नहीं है। तो वो बच्चा इस टाइम कंफ्यूजन में है कि मैं क्या बनूं। तो जो उसे इंटरनेट पे दिखाई दे रहा है वो बनने की कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में मैं जहां से देख रहा हूं हमारे सब के बच्चे पूरी तरह से बर्बाद होने की दिशा में अग्रसर हैं। क्योंकि वो बन नहीं पाएंगे जो उनको इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है। वो बनाना नहीं चाहते हम जो हमारे सामने उपलब्ध साधन है, जितने भी गांव के अंदर उपलब्ध साधन है। और कोई तीसरा आदमी आकर के आपसे बात नहीं कर रहे कि आपको अपने बच्चों को किस तरफ लेकर के जाना है। तो बच्चा जाएगा कहां? वो सुबह उठेगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में उसे सिलेबस दिया गया है, जहां सीबीएसई में बैठे लोग या कहीं बोर्ड में बैठे लोगों ने सिलेबस बना दिया। वो सिलेबस बच्चा पढ़ रहा है, उस सिलेबस के हिसाब से उसका पास या फेल होना तय हो रहा है, उसी सिलेबस के हिसाब से उसकी मेरिट तय हो रही है।
और जब वो वहां से पास कर लेता है स्कूल से अपनी पढ़ाई, फिर वो कॉलेज में दाखिले के लिए जद्दोजहद करता है, और जब वो कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में पास आउट करने के बाद फिर उसके बाद भी आप देखोगे कि उसके लिए कोई जगह समाज के अंदर नहीं है, या है? कॉलेज में पास होने के बाद उसे फिर कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं जिनमें फिर उसे पास होना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि मैं काबिल हूं। और कितने बच्चों में से कितने काबिल लोग निकल कर आते हैं, अगर इसका हिसाब किताब आपको लगाना हो तो अपनी जिंदगी में जितने भी फॉर्म आज तक भरे गए हैं नौकरियों के, उनका हिसाब लगा करके देखोगे तो जितने फॉर्म पास होने हैं, वो जितनी भर्ती निकली है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, वो अगर उसका हिसाब लगाओगे तो 0.1% से ज्यादा पास परसेंटेज नहीं मिलेगा। अर्थात हमारे बच्चों के बारे में सिस्टम यह कह रहा है कि 99.9% बच्चा फेल होना है तय। अब अपने पास दो रास्ते हैं, या तो हम सब लोग अपने बच्चों के लिए 100 में से 99.9% फेल होने वाले इस एजुकेशन सिस्टम को ढोते रहें, जो कि हमने नहीं बनाया। इस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा वो स्कूल की मैनेजमेंट या मां बाप तय नहीं करते हैं, या बच्चा तय नहीं करता है। पढ़ने के बाद, जो पास आउट होने के बाद उसको कहां काम करना है या क्या काम करना है, वो भी पूरा गांव समाज तय नहीं कर रहा है। कोई भी तय नहीं कर रहा है जिसके लिए बच्चा तैयार किया जा रहा है। जिसका बच्चा है वो भी नहीं, जो पढ़ा रहा है वो भी नहीं, जो पढ़ रहा है वो भी नहीं, और जिसके लिए बच्चा तैयार किया जा रहा है वो भी नहीं। कोई भी तय नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। यह बात मैंने 2014 में मां बाप के सामने रखी थी कि भाई मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम बच्चों का टैलेंट पता लगा सकते हैं बड़े अर्ली स्टेज पे, बड़े जल्दी स्टेज पे। तो मां बाप ने कहा जी नंबरों के बेसिस पर ही एडमिशन होने हैं, नंबरों के बेसिस पर ही जिंदगी के अंदर नौकरी मिलनी है, सारी जिंदगी के निर्णय नंबरों के बेस पे होने हैं। तो हमने कहा एक काम कर लेते हैं, अगर सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर ले लें, क्या उसके बाद आपके पास हर बच्चे की जिंदगी की सफलता की गारंटी है? क्या है? कोरोना के दौर में आपके बच्चों के 90 90 95 95 100 नंबर आए थे ना, खूब आए थे। बाद में पता चला कि जिन कॉलेजों में दाखिले के लिए पहुंचे वहां सारे ही बच्चों के 100 में से 100 आए पड़े हैं। अब 100 वालों का भी एडमिशन नहीं हो रहा, 99 वाले 98 वाले तो छोड़ ही दो। अब क्या करेंगे फिर? यह बात 2016 में हमने साबित कर दी। ट्राई सिटी के 3 शहर है वहां, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। हमने वहां के स्कूलों में चिट्ठियां लिखी, स्कूलों के प्रिंसिपल से जाके मिले। हमने कहा आप अपने स्कूल का वो बच्चा दे दो जिसको आपके सिस्टम के हिसाब से निकम्मा कहा जाता है। हम तैयार करेंगे उन बच्चों को और बताएंगे आपको कि आपका बच्चा असल में निकम्मा नहीं है, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, बस गड़बड़ ये है। 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए, जिनमें से 18 बच्चों ने अपना पूरा सेशन कंप्लीट किया। उन 18 के 18 बच्चों ने, जो कि अपने अपने क्लास के सबसे निकम्मे बच्चे कहे जाते थे, वो बच्चे अपने अपने स्कूल के टॉपर्स बन गए। फिर हमने समाज के सामने रखा कि देखो ये बच्चे बन गए। अब अगर सभी बच्चे 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं, उसके बाद उनके लिए क्या स्पेस है? तो पता चलता है उसके बाद उनके लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि अगर हम ढाणी सांचला में अगर खड़े हैं और ढाणी सांचला की बात करते हैं, यदि ढाणी सांचला के नजदीक लगने वाले 8-10 स्कूलों के सिर्फ टॉप के 3 बच्चों को भी ले लिया जाए तो सिस्टम के पास उनको भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है। क्यों जी? मतलब हमारे गांव के टॉप स्कूल ले लिए उनके टॉप पर, दूसरे गांव के स्कूल ले लिए उनके टॉप पर,
तो अगर टॉपर्स को भी एडजस्ट करने का स्पेस नहीं है सिस्टम के पास, तो बाकी बच्चों का क्या? जो सवाल आपके बीच लेकर के आया हूं मैं, वो ये है कि बाकी बच्चों का क्या? आपके बच्चे के अगर 100 में से 20 नंबर आते हैं और वो फेल हो जाता है, तो क्या उसे कबाड़ घोषित करके रिजेक्ट कर देना चाहिए, या उसके लिए भी स्पेस बनाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी बच्चे के नंबर 0 आते हो 100 में से, अगर उसके स्कूल की पढ़ाई में नंबर 0 आते हैं, तो मेरा अभी तक का अनुभव यह कहता है कि वो जीवन में 0 नहीं है, उसको कुछ और आता है, उस बच्चे से ज्यादा आता है जिसके पढ़ाई में नंबर 100 में से 100 आते हैं। वो क्या है जो उसको बाकी बच्चों से ज्यादा आता है? यह पता लगाना या मां बाप का काम है, या स्कूल का काम है, या समाज का काम है, किसी का भी काम हो, लेकिन यह मां बाप के अलावा, मतलब किसी का भी काम हो, यह बच्चे का काम नहीं है। क्यों जी? बच्चा तो आपने जिस स्कूल में दाखिला करवाया वहां जा रहा है, जो सिलेबस आपने दिया उस सिलेबस को पढ़ रहा है, जिस तरीके से आप पढ़ने को बोल रहे हो वो पढ़ रहा है। उसको याद नहीं हो रहा तो मैं उसमें उसकी गलती नहीं मान रहा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी सब्जेक्ट को जैसा है वैसा याद करके सुना देना, यह किसी बच्चे के इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं हो सकता, यह उसकी होशियार होने का पैमाना नहीं हो सकता। हां, वो इस पढ़ाई वाले मामले में बराबर नहीं हो सकता सबके, क्योंकि ये मानकर चलिएगा आप, अगर एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 30 में से पहले नंबर पर सिर्फ एक बच्चा आएगा, सिर्फ एक, दो भी नहीं आ सकते। दोनों के बराबर नंबर आ रखे होंगे तो भी एक को एक नंबर, पहला नंबर देना पड़ेगा किसी ना किसी को, चाहे उम्र के हिसाब से दे चाहे सब्जेक्ट के हिसाब से दें। यानी एक नंबर पे एक बच्चा आएगा, दूसरे नंबर पे एक बच्चा आएगा, तीसरे नंबर पे भी एक आएगा, ऐसा करके 30वें नंबर पर भी आना ही आना है एक बच्चा। मैं जो आपके बीच आया हूं यह सोच करके आया हूं, क्या हमारा समाज अपने बच्चों के हिसाब से सोचने के लिए तैयार है अभी, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा बच्चों का सत्यानाश होने का? क्योंकि आज बच्चे को जो लग रहा है, उसे यह लग रहा है कि उसको कोई नहीं समझ रहा, ना उसको स्कूल का टीचर समझ रहा, ना उसके मां बाप, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर एक है कि तुम थोड़ी सी मेहनत और कर लो। वो थोड़ी सी मेहनत और करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज आपका बच्चा तीसरे नंबर पर था, थोड़ी सी मेहनत करके वो दूसरे पे चला जाएगा, लेकिन ये भूल गए हम कि जो दूसरे से तीसरे पे भी तो आएगा। एक बच्चा जो पहले दूसरे पे था वो तीसरे पे आ जाएगा, तो मेरे वाला अगर ऊपर चला जाएगा तो आपके वाले को नीचे आना पड़ेगा, या आपके वाला ऊपर जाएगा तो मेरे वाले को नीचे आना पड़ेगा। यानी इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, इस पूरे के पूरे इस सामाजिक ढांचे में मेरे बच्चे की तरक्की का मतलब है आपके बच्चे की तरक्की ना होना, जो अभी फिलहाल जो चल रहा है। क्यों जी? बाकी बच्चों का नहीं होगा तो ही मेरे बच्चे का होगा। और यह रास्ता हमारे बुजुर्गों के दिखाए गए रास्ते से बहुत अलग है। यह रास्ता मैं सही रास्ता नहीं मानता, जिसमें एक बच्चे की तरक्की दूसरे बच्चे की तरक्की ना होने पर रखी नींव, उसकी नींव, उसकी तरक्की की नींव दूसरे बच्चे की तरक्की ना होने पर हो। ममता बहन आई हमारे बीच में। रास्ता जहां मेरे बच्चे की तरक्की का रास्ता आपके बच्चे की तरक्की का रास्ता बंद करके खुलता हो, यह रास्ता हम लोगों के लिए सही नहीं है, सबके लिए। फिर तरीका क्या अपनाया जाए? ऐसा कौन सा रास्ता हो जिसमें सबके बच्चों के लिए जगह बनती हो, जिसमें गरीबी अमीरी
ज्यादा पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा होना, ज्यादा नंबर आना, कम नंबर आना, इस बात का पैमाना ना हो। जहां यह देखा जाए कि कम नंबर वाला बच्चा भी इंसान का बच्चा है, उसका एकमात्र तरीका यह है जब पूरा एजुकेशन सिस्टम सभी बच्चों के लिए बनाया जाए। और यह काम, मुझे ऐसा लगता है कि यह काम बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस काम पर काम करते करते जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई थी तो 2015 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला था। मैंने उनसे एक बात रखी थी, बड़ी लंबी डिटेल में चर्चा की थी उनसे कि भाई हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो लॉन्च की है उसमें किसी बच्चे का विकास कैसे, मतलब उसका कौशल कैसे विकास करेंगे यदि हमें उसका कौशल नहीं मालूम है, यदि हमें नहीं पता मेरे बच्चे के पास क्या स्किल है, तो मैं उसकी विकास किस चीज का करूंगा। तो काफी सारी बहस हुई आईएएस अफसरों से और कुछ नतीजा निकला जो मैं अभी आपको बताता हूं। वहां से निकलने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्ट्री थी उनके पास। फिर अपने पार्लियामेंट के मेंबर थे अश्विनी चोपड़ा जो गुजर गए हैं, उनसे मिला। फिर अपने एमएलए से मिला, अपने शिक्षा मंत्री से भी मिला, रामविलास शर्मा हुआ करते थे उन दिनों। यहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा वाले से भी मिला, जिला पार्षदों से भी मिला, और जितने भी ब्लॉक समिति के थे, जो सरपंची के थे, मेंबर थे, सरपंच थे, हारे हुए थे, जीते हुए थे, सरकारी स्कूल के थे, टीचर्स, प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल के मालिक और टीचर्स, मैं सबसे मिला। मुझे लगा पता नहीं कहां से बात समझ में आ जाए, किसको आ जाए और हम इस चीज को बदलने की दिशा में काम कर लें। नतीजा सिर्फ एक ही निकला। लास्ट में जो मुझे समझ में आया कि इन लोगों को बात क्यों समझ में नहीं आ रही या फिर ये लोग इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, तो नतीजा ये था, जिन्होंने भी मुझे बताया, ज्ञान दिया, उन्होंने यही ज्ञान दिया कि देवेंद्र तू क्यों पागल हो रहा है, जिनके बालक है जब उनने ख्यास को नहीं तो फिर तेरे क्या की बड़क है। क्यों तो स्कूल का मास्टर करेगा, क्यों स्कूल की मैनेजमेंट करेगी। यदि माँ बाप को ही नहीं चाहिए वो चीज, यदि बच्चों के लिए माँ बाप को ही वो चीज नहीं चाहिए, तो कोई अफसर, कोई नेता, कोई एमएलए, एमपी या सीएम, पीएम क्यों करेगा। अब ये बात मेरे को समझ में आई कि चलो जाकर के गांव वालों से बात करके देखते हैं, माँ बाप से बात करके देखते हैं। तो नतीजा ये निकल के आया कि माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनको अपने बच्चे के लिए स्कूल से क्या चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया ये सोचकर कि स्कूल जो भी पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है और इस स्कूल से पढ़ने के बाद हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, इस उम्मीद में। उस कामयाबी की गारंटी ना स्कूल के पास है, ना किसी टीचर के पास है, ना उस सिलेबस में है, सिलेबस बनाने वाले के पास है, ना फीस देने वाले के पास, ना फीस लेने वाले के पास। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? क्यों? क्योंकि उस सिलेबस को बच्चे के हिसाब से बनाया ही नहीं गया है। उस सिलेबस को तो इसलिए बनाया गया है कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद एक ऐसा नागरिक तैयार होगा जिसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। देख लो आपका बच्चा स्कूल में जाता है जब, क्योंकि सिलेबस उसने तय नहीं किया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो स्कूल की मैडम उसको जो पढ़ा देगी उसे वो पढ़ना है, उसे वो याद करना है, और जैसे पढ़ाएगी, जैसे लिखवाएगी वैसे ही याद करना है। क्यों जी? अगर आप उसको अपने तरीके से समझाने लग जाओगे तो बच्चा बोलेगा ना मैडम ने ऐसे बोल रखा है, अगर ऐसे नहीं लिखा तो नंबर नहीं आएंगे, और जैसे लिखवा रखा है वैसे ही करना है और उसी से नंबर आने हैं, तो उसमें तो दिमाग का इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है। उसमें तो जैसे कहा है वैसे बोलना है। तो जिस तरह से उधर से आ रहा है वैसा ही हमारे दिमाग में आ रहा है और वैसा ही हमने पेपर में लिखना है। इसका तो अर्थ ये हो गया
कि हम 16-17 साल तक 10वीं क्लास तक एक ऐसा बच्चा तैयार कर देते हैं जो सिर्फ उतना ही याद करेगा, वैसा ही याद करेगा जैसा उसको दिया गया है सिलेबस में, ना कि वैसा जैसा उसको जीवन में काम आएगा। तो अब जब वो 10वीं क्लास तक ऐसा बच्चा हो जाएगा और चूंकि उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो उसे इस बात का भी इस्तेमाल करना नहीं आता है दिमाग कि मोबाइल कितना चलाना है, माँ बाप से कैसे बात करनी है, समाज में कैसे रहना है, कोई चीज समाज में गलत हो रही हो तो उसके खिलाफ भी बोलना है कि नहीं बोलना है, गलत सही का निर्णय लेना भी उसको नहीं आता है। अब उसे अपने जीवन में काम आने वाली कोई चीज समझ में नहीं आती है। जिस टाइम पे वह छोटा होता है तो मां उसे अपने रसोई के काम में हिस्सा नहीं लेने देती। वो कहती है, ना बेटा ये तो काम मैं कर लूंगी, तू तो पढ़ ले, डंगरा ने तो मैं प्यालाऊंगी, तू तो पढ़ ले, रोटी तो मैं बना दूंगी, तू तो पढ़ ले, चूल्हा चौका मैं कर दूंगी, तू पढ़ ले। बाप कहेगा कि डांगरा का काम मैं कर दूंगा, तू पढ़ ले, खेत में मैं चला जाऊंगा, डले में डला होने की जरूरत नहीं, मिट्टी में मिट्टा होने की जरूरत नहीं, तू तो पढ़ ले। वो बाकी सारे कामों से हटा करके बच्चे को पढ़ने के लिए लगा देता है। और पढ़ने वाली बात पर मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें आपका कितना ही पढ़ ले वो बच्चा, कितना ही पढ़ ले, जितने माँ बाप बैठे हैं ना, एक माँ बाप मैंने न्यू बता दो जो सा आके टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग में कंधा हो गया भाई 50 में तो 47 नंबर आए, जिसके भीतर में न्यू ना अंदर 3 और आने चाहिए थे, 2 और आने चाहिए थे। इब चौथे नंबर पर आया, तीसरे पर आ जंदा, दूसरे पर आ जंदा, तू क्यों नहीं फर्स्ट आया, तन्ने बेटा और मेहनत करके फर्स्ट आना है। यानी कि पूरे गांव में छोड़ो, पूरे भारत में एक माँ बाप ऐसा नहीं है जिसका पूरा पढ़ रहा हो, जितना तू पढ़ रहा है उतना बहुत है। मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूं। यानी किसी का पूरा नहीं पढ़ रहा तो वो बच्चा जब हफ्ते वाले दिन टेस्ट होता है, महीने वाले दिन टेस्ट होता है, या जब उसका मंथली या 6 महीने में या साल के बाद टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद वो बच्चा क्या फील करता है कि मैंने जितनी मेहनत करी वह काफी नहीं है, मेरे माँ बाप उस तक खुश नहीं हुए और वो कदे नहीं होने। तो जो काम कर रहा है वो काफी नहीं है और किसी काम में उसको लगाया नहीं है, तो फिर जब वो बड़ा हो जाता है, उस पढ़ाई वाले काम से जब उसको नाकामी मिल जाती है, जो कि मिलनी तय है, पक्का है। जो बच्चे आज पढ़ने लग रहे हैं उनके काका ताऊ भी आज बुगिया पे बैठ के मोबाइलें चलावे हैं, जो उनसे वहां पढ़ कर जा रहे हैं, आज वे सारे बेरोजगारी की लिस्ट में लंबे लाइन में लगे पड़े हैं। यानी आपके बच्चों से पहले और बेरोजगारों की एक फौज हमारे पूरे गांव के पास तैयार है, इस गांव के पास भी, अगले गांव के पास भी, अगले गांव के पास भी। और फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो कोई गलत कदम उठा ले नशे करने जैसा, उसके लिए उद्योगपतियों ने और नेताओं ने मिलकर नशे का पूरा इंतजाम आपके बच्चे के लिए कर रखा है। हर शहर में बड़े सुंदर सुंदर ठेके रोज खुलन लाग रहे हैं, बढ़िया एकदम चमचमाते हुए, ताकि आपके बच्चों का मन करे कि यह चीज जरूर लेनी है, बाकी चाहे कुछ लेवा चाहे ना लेवा, ये पूरा इंतजाम कर रहे हैं वो। तो अब आपका बच्चा अल्टीमेटली कहां पर खड़ा है उसको जरा सोच कर देखो। उसको घर का कोई काम करना नहीं आता, उसको रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। क्यों जी? सारा है घर, मेरा मेरा नहीं, सारे का, जितने हैं सबका। घर में कोई खराब हुई चीज ठीक करनी नहीं आती। और सिर्फ घर घर में नहीं जी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिंदगी में अगर कुछ खराब हो जाए, रिश्तों में कुछ खराब भी आ जाए, वह भी ठीक करनी नहीं आती। यानी आने वाले टाइम में ब्याह करोगे तो कन्फर्म है, चाहे तो बालक होवे नहीं, चाहे रिश्ता चल ले नहीं, मतलब तलाक भी कन्फर्म है। क्यों? उसको चीजें ठीक करनी सिखाई नहीं किसी ने। समाज ने अपना हिस्से का काम ठीक से पूरा नहीं किया। मां बाप अपने बच्चे के लिए जो माहौल बनाना चाहते थे या बनाना चाहिए था जिनको, वो नहीं बनाया, जिसकी वजह से वहां बैठे, दूर बैठा कहीं कोई आदमी, जैसे उसको बालक चाहिए थे, यानी गुलाम प्रवृत्ति के। यानी कि उनको क्या चाहिए? उनको क्लर्क चाहिए। कोई भाई बीटेक करा या बैठा, या हाथ खड़ा करियो कोई बैठा हो तो, कोई बीटेक एमटेक कोई इंजीनियरिंग करियो जिसने, कोई भाई नहीं करा।
मैं आपने बता दूं फिर थोड़ा सा है, मैं आपने बताऊं, चाहे पीएचडी कर रखी हो भाई, और चाहे एमटेक कर रखी हो, और चाहे बीटेक कर रखी हो, मेरा अभी तक का तजुर्बा यह कहता है, अभी तक का, अगर आईआईटी से भी किसी बच्चे ने अगर पास आउट होकर ना नौकरी करने गया है ना, अगर आईआईटी करके भी किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में पहले दिन जो एचआर होता है ना, पहले दिन जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में यह बताया जाता है कि जो आज तक सीख का आया अपना घरा दरिया, अब कंपनी बताएगी करना क्या है। जितने भैया ने प्राइवेट नौकरी करी है उन सब ने भी बताने लग रहा हूं मैं। यानी कि अगर आप 20-25 साल अपने बच्चे के इस पढ़ाई के ऊपर लगा रहे हो, उसके बाद भी उसको उस कंपनी के अंदर ये पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना, तो प्राइवेट कंपनी में भी इस्तेमाल नहीं करना, सरकारी नौकरी में भी ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी, जिंदगी में भी यह चीज काम नहीं आती, रिश्तों में भी यह चीज काम नहीं आती, तो फिर हम अपने बच्चों को 25-25 साल कौन सी पढ़ाई पढ़ा वहां। मैं सिर्फ आपके बीच में ये सवाल लेके आया हूं कि यही पढ़ाई हमारे को कंटिन्यू रखनी है, या इसके अलावा अगर गांव वालों को यह लगे कि बच्चे को हम कंपनी के लिए तैयार करने के लिए स्कूल में नहीं भेजते, बल्कि जीवन के लिए तैयार करने के लिए भेजते हैं, तो फिर यह तय करे गांव वाले कि बच्चे की जो पढ़ाई है या जो उसका सिलेबस है वो उसके जीवन के लिए तैयार किया जाए या कंपनी के लिए। क्या कहते हैं? जीवन के लिए तैयार होना चाहिए असलियत में तो। क्यों जी? अब यह भी हो गया कि चलो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि हमको अपने बच्चे कंपनी के लिए तैयार करने हैं, नौकर बनाने के लिए तैयार करने हैं। भाई हम नौकरी सिर्फ इसलिए चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे का रोजगार का कमाई का धंधा कोई फिक्स हो जाए, सिर्फ इसलिए चाहते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी से ही होगा। नौकरी से तो ऐसा होगा कि 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे का होगा, या 1000 बच्चों में से 1-2 बच्चों का होगा, बाकियों का नहीं होना, यह तय है। बाकी के बच्चों का क्या? तो जो अभी तक की 20-22 साल की मेरी रिसर्च है, वो रिसर्च ये कहती है कि परमात्मा ने हर एक बच्चे को कोई खास टैलेंट देके भेज रखा है, और वो टैलेंट क्या होगा ये उसके जन्म लेने से पहले तय हो जाता है। यानी उस बच्चे के उस टैलेंट का सिर्फ पता चल जाए और स्कूल में उसको उसके टैलेंट के हिसाब से तैयार कर दिया जाए, और स्कूल के बाद गांव के अंदर उस टैलेंट को इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी चलाने का जुगाड़ कर दिया जाए, तो सबके लिए रास्ता तैयार किया जा सकता है। सबके लिए क्यों किया जा सकता है उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, और सारे के सारे लोग क्योंकि खेती जमींदारी से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए उनको समझ में आ जाएगा। जैसा मौसम आना होता है उस मौसम के बदलाव के हिसाब से ही शरीर में बीमारियां आनी चालू होती हैं, और जैसी बीमारियां चालू होती हैं उन बीमारियों के लिए इलाज के लिए आसपास वैसी ही वनस्पति उगना शुरू हो जाती है। यह कुदरत का नियम है। कुदरत का यह नियम है कि जहां जैसा मौसम आना होता है वहां की जो पशु पक्षी है उनको इतनी अकल दे दी जाती है, या उनको शरीर के ऊपर वैसे बाल या वैसे साधन दे दिए जाते हैं कि वो वैसा गुजारा कर ले। जैसे ऊंट के पास, ऊंट को मालूम है कि ऊंट ऐसी जगह का है प्राणी जहां रेत है, तो रेत में उसका पैर ना धसे, इसलिए उसके पैर नीचे से चौड़े चौड़े और गुद्देदार हो जाएंगे। ठीक है, उसको पानी ज्यादा जरूरत ना पड़े तो उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि जब उसको पानी मिल जाए तो 1 हफ्ते का पानी अपना स्टोर ही कर ले, पहला है स्टोरेज सिस्टम अंदर दे दिया। ये हमारे को नहीं दिया गया क्योंकि हम अपना ढूंढ लेंगे। उसको ये मालूम है कि ऊंट को दिक्कत हो सकती है, वो जहां का निवासी है। अब इसी तरह से बंदर का हो गया, भालू का हो गया, हर जगह के जानवर को अलग तरह के मतलब इंतजाम करके दिए हैं। चाहे पानी में रहने वाली मछली का देख लो आप, उसको गलफड़े दे दिए। अब उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है मछली के पास कि वो पानी में है, पानी पिएगी,
पानी पी के अपने गलफड़े के माध्यम से उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको निकाल लेगी और बाकी का पानी बाहर निकाल देगी। ये हमारे पास नहीं है टेक्नोलॉजी, उसके शरीर में ही बना रखी है। ये मैं इसलिए बताया मैंने आपको कि जैसा आपके गांव का माहौल है, जिस जगह पर आपके गांव की स्थिति है, जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, जैसा वहां का अनाज है, जिस तरह का वहां का वातावरण है, उस जगह की तरक्की के लिए जिस तरह के दिमागों की आवश्यकता है वैसे ही दिमाग पैदा करेगी कुदरत। यह नियम है। यानी आपको अपनी तरक्की और अपनी रक्षा के लिए बाहर से कोई व्यक्ति लाने की जरूरत नहीं है। यहीं के दिमाग के अंदर वो सारी कैपेसिटी दे दी जाएगी कि जब वो बड़े होंगे कि यहां की तरक्की के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर लें। हम लोगों ने क्या गलती करी कि अपने बच्चों को कंपनियों के लिए तैयार करने के लिए उनके नेचुरल टैलेंट, उनके प्राकृतिक उस ज्ञान को बाहर निकालने की बजाय हमने उनको किताबों का वो ज्ञान देना शुरू कर दिया जो उनके जीवन में कहीं काम आना ही नहीं था। हमको अपने बच्चों को पढ़ाई तो पढ़ानी है, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से तैयार नहीं करना है कि तुमको सिर्फ किताबें ही पढ़नी है, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, बल्कि और ज्ञान अर्जित भी करना है जो ज्ञान के लिए तुम्हारा दिमाग कुदरत ने बनाया है। और यह बात गांव का प्रत्येक आदमी अपने घर में बैठे जान सकता है कि परमात्मा ने उसके बच्चे का दिमाग कैसा बनाया है। उसको कवि हृदय बनाया है, लेखक बनाया है, या उसको संगीतकार बनाया है, या उसको डांसर बनाया है, साइंटिस्ट बनाया है, या खिलाड़ी बनाया है, या खेत में काम करने के लिए बनाया है, या डंगरों के साथ काम करने के लिए बनाया है, या किस तरह के काम, अगर पढ़ाई करने के लिए भी बनाया है तो किस तरह की पढ़ाई के लिए बनाया गया है, ये चीजें पता लगाना हम सबका काम है असलियत में तो। और जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मुझे यह बात मालूम पड़ी कि सिस्टम नहीं चाहता कि आप लोगों को मालूम पड़े। देखिए, मेरा यह बिजनेस है, मेरा यही काम है। मेरे पास आते हैं माँ बाप अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, मुंबई से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से। उसका कारण यह है कि मेरे पास दो ही तरह के माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेकर उसके बारे में पता करने। या तो वो जो अवेयर हैं, जिनको पता है कि मैं पिछले 15-20 सालों से ये काम करता हूं, या तो वो आते हैं, या फिर वो माँ बाप आते हैं जो दुखी हो गए हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों से, जिनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि इन बच्चों को अब किस तरफ लेके जाएं। कई 9वीं 10वीं में हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा कहां लेके जाएं। हमने इसके रास्ते निकाले, क्योंकि जब मुझे किसी दिन ये समझ में आया कि मैं भी सिर्फ अमीरों के लिए ही काम कर रहा हूं। अमीरों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि एक बच्चे का दिमाग पता करने का कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है, मेरी फीस 1.5 लाख रुपया है। तो अब 1.5 लाख रुपया गांव का आदमी तो नहीं दे सकता। ये बात मुझे तब समझ में आ गई। और दे भी देगा तो कोई फायदा नहीं। मान लो आप दे भी दोगे और मैं आपके बच्चे को बता दूंगा कि आपका बच्चा तो खिलाड़ी पैदा हो रखा है, इब क्या करोगे? गांव में है ही नहीं, ना खेलने का मैदान है, ना कोच है, ना सामान है, तो करोगे क्या? फिर आपको गांव छोड़ के भागना पड़ेगा कि कितने जाओ जाके मेरी बात मानेगा। तो मैं इस पक्ष में नहीं था, इसलिए मैंने ये मॉडल तैयार किया कि एक काम करते हैं, यदि गांव वाले तैयार हो, और क्योंकि आज आप किसी स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं, और यदि ये स्कूल इस बात के लिए अग्रणीय भूमिका निभा रहा है, नहीं निभा रहा होता तो आप लोगों को यहां बुलाता ही क्यों? यानी कि आप स्कूल के थ्रू, स्कूल के माध्यम से, और अपने आप, अगर आप लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि आपके बच्चों का टैलेंट पता कैसे लगाना है, यह टेक्निक यदि मैं आपको दे दूं, और आप पूरा गांव मिलकर अगर इस दिशा में काम करने के लिए तैयार है कि गांव के गरीब से गरीब बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाएगा,
पिछले किसी भी बच्चे को हाशिए पे नहीं रखा जाएगा। तो हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम करें जिसमें एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो जिसके अंदर। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि यह मुझे समझ में आ गया है कि नेता नहीं करेगा, अफसर नहीं करेगा, टीचर भी नहीं करेगा यह काम बाहर से आया हुआ कोई बिजनेसमैन मेरे जैसा आदमी भी नहीं करेगा। यह काम अगर कोई कर सकता है तो वो मां बाप हैं जिनके बच्चे हैं। क्योंकि सभी मां बाप को यह बात समझ में नहीं आएगी, तो हम ये एक आप लोगों के सामने एक सैंपल रख देते हैं कि जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे मां बाप हैं, थोड़े बहुत, हमारी साइंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, अंग्रेजी आना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल देसी भाषा में समझा रखा है मैंने, बिल्कुल देसी भाषा में, कि यदि आपका बच्चा ऐसे करता है तो उसका यह मतलब है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने ये जो पर्चा आपके सामने रखा था इनविटेशन वाला, इस पर्चे में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक सेकंड नंबर पे एक बात थी, मोबाइल और वीडियो गेम खेलने की लत लग गई अगर आपके बच्चे को। मैं इसी पे बात करके देखता हूं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा होएगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। बाकी चीजों का भी ऐसे ही है। मान लो आपके बच्चे को मोबाइल और वीडियो गेम की लत लग गई है। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा इसका कारण। क्यों जी? अगर इसका कारण मिल जाए तो कारण मिलते ही तो समाधान हो जाएगा। अभी तक आपको मालूम ही नहीं है कि उनको मोबाइल की या वीडियो गेम की लत लगी क्यों। इसके हैं दो तीन बड़े कारण, दो तीन बड़े कारण। उसमें से आपके वाला बच्चा कौन से वाले में आता है ये आप देख लेना खुद ही। पहला, अगर उस बच्चे के अंदर परमात्मा ने दिमाग के अंदर ऐसी सेटिंग करी हुई है कि वो बच्चा कुदरत ने रंगों के लिए पैदा किया है, यानी कि उसको परमात्मा ने डिजाइनिंग के लिए बनाया है, तो उसकी खासियत क्या रहेगी कि वो जब खाना भी खाएगा, ये उसके बारे में अच्छा या बुरा कहेगा तो शक्ल देख के कहेगा, ए मां किसी रोटी बनाई है या लाइन किस किस के बच्चे ने बोल ली आज तक? हाथ खड़ा करियो एक बारी। ना ना ना, नहीं बोलते, सारे नहीं बोलते, सारे नहीं बोलते। 1 2 3 4 5। अब ये मैंने रोटी इसलिए बोला है क्योंकि मां बनाती है रोटी, इसलिए ना। मां को ही बताएगा वो बच्चा, वो उसको शक्ल देख के, दाल या सब्जी है ना, वो शक्ल देख के अच्छी या बुरी कहता है। उसकी मां कहोगी एक बार चाक के तो देख ले, ठीक है? नहीं तो पहला देख के नहीं कहने लग रहा है। अब ये जो बच्चा है ना, इसको मोबाइल की 100% लत लगी मिलेगी। हाँ, चखे तो पहले ही। हाँ ठीक है। अब इस बच्चे को 100% लगी मिलेगी। क्यों? एक मिनट, इसको क्यों लगी मिलेगी? ये बच्चा आमतौर पे आपने देखा होगा, जिसके पास ये जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात की है, इस बच्चे को आप आसानी से अगर कुछ खरीदने के लिए शहर ले जाओ तो आसानी से पसंद भी नहीं आएगी चीजें। क्यों जी? अब ये वाला बच्चा ऐसा है जो सारा दिन किसी ना किसी बात के ऊपर शिकायत भी करता रहता है, किसी ना किसी की। ठीक कह रहा हूं जी? अब इस बच्चे के पास में स्पेशल टैलेंट है, वो आंख बंद, अच्छा झूठ भी बोलता है ये वाला बच्चा बहुत। हाँ, क्यों बोलता है? क्योंकि इस बच्चे के पास परमात्मा ने एक टैलेंट दे रखा कि वो किसी भी चीज को आंख बंद करके भी इमेजिन कर सकता है। यानी वो परमात्मा ने बहुत जबरदस्त डिजाइनर बना रखा है, कुदरत ने बना रखा है उसको, जो भी चीज दिखाई दे सुंदर, उसको बनाने के लिए। यानी रंगों का उस बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और मोबाइल में तो रंग ही रंग हैं, तो रंगीन चीज उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो सबसे ज्यादा तो मोबाइल है रंगीन। आपने उस बच्चे को अगर फाइन आर्ट्स नहीं दिया, अगर आपने उस बच्चे को
ड्राइंग नहीं दी, अगर उसको बहुत अच्छी कला, उसको आगे डिजाइनिंग वाला पार्ट उसको नहीं दिया, तो उसको 100% लत लगी रहेगी, 100%, वो हट ही नहीं सकता। या तो उसको फिल्में देखने का शौक चढ़ जाएगा, नाटक देखने का शौक चढ़ेगा, और इनका यही भूख उसकी। देखो, आपकी बच्चे की आंखों को भूख है, यदि वो भूख किसी दूसरी चीज से भर जाए, मान लो फाइन आर्ट से भर गई, तो उसके लिए फिर गेम की जगह नहीं बचेगी। मैंने जब छोटा था मेरा बेटा ना, तो मुझे ये मालूम था कि मैं शहर में रहता हूं, और शहर में बच्चों को बाहर खाने पीने की आदत होती है, कभी बर्गर पिज़्ज़ा ये सब कबाड़ खाने की आदत होती है। तो मैंने उसको बचपन में जब उसको टेस्ट देना था कि ये घर की हरी सब्जी भी खाना शुरू कर दे, तो मैं उसकी माँ को बोलता था कि इसको ना दिन में आज भूखा रखना है। पहले तो मैं उसको भूखा रखता और फिर उसने करेला खुआता, तो उसको करेला भी टेस्टी लगता जब उसे भूख लगी है। और जब वो छींक लेता, फिर उसको ऊपर तक दूध पिला के और फिर उन्हें बाहर खिलाने ले जाता। जब वो पेट भरा हुआ, उसे बाहर की चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे उसने कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि जो घर की चीज है वो तो अच्छी लगती है खाने में, और बाहर की चीज नहीं लगती, तो बाहर की चीज बंद कर दी। आपको जो भूख लगी है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी, उसके बाद की चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब बच्चा बना है फाइन आर्ट्स के लिए, डिजाइनिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए, और उसको वो कोई भी चीज नहीं मिली है, तो वो लगेगा मोबाइल के ऊपर। एक तो कारण मोबाइल का ये। दूसरा कारण मोबाइल का क्या है कि एक बच्चा अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गया, उसने देखा कि वो पहले से ही मोबाइल पे लगा पड़ा है, अब वो भी उसने देखने लगा। इसका आपको अगर सलूशन ढूंढना हो और इसका अगर कारण ढूंढना हो, एक बार आप सारे लोग, जितने भी आप सारे बैठे हो, एक बार दिमाग में सोच के देखो, आप सारी बात सबकी मान लेते हो क्या? हाँ जी, नहीं मानते हम, लेकिन आप किसी किसी की तो मानते हैं। हम किसी की तो मानते हैं। इसी तरह से हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन वो किसी की तो मान रहा है। वो कौन है जिसकी मान रहा है? अगर इसकी गहराई में जाकर के देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि हम जब सलाह लेते हैं, मान लो हमारे पेट में दर्द है, तो किससे सलाह लेंगे हम? किससे लेंगे जी? वैद्य जी से, डॉक्टर से, या जिसका पहले पेट में दर्द होया हो, वो उसने ठीक हो गया, उस तो पूछता ना कौन सी ली थी, बताइए तो मैं भी वही ले लूं दवाई। दूसरा, आपने घर पे पेंट करना है तो किसकी सलाह लेंगे हम? जिसने करवा रखा, या फिर पेंट कंपनी से लेंगे। गाड़ी लेनी है तो सलाह लेंगे जो गाड़ियां बेचने वाला आदमी है उससे। हमने खाना बनाना है कि भाई 100 लोग आएंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, तो हलवाई से पूछेंगे कितना का राशन लगेगा, कितने चौल लगेंगे, कितनी सब्जी लगेगी। क्यों जी? एक्सपर्ट से पूछेंगे। यानी हम जब भी किसी की सलाह लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति को उस बात के बारे में पता है कि नहीं पता। आपका बच्चा आपकी बात तब मानना बंद करता है जब आप अपने बच्चे को यह कहते हो, अगर हमने तारा सिलेबस को नहीं समझ मानदा, अब तो अंग्रेजी मान लग गया, पहला हिंदी में आया करता। अगर जब तारा हमारी बात समझ में नहीं आती, फिर मानने पढ़ने की सलाह कहते दिया करो। जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हो और उस चीज के ऊपर सलाह देने लग जाते हो, तो हमारा बच्चा हमारी बात मानना बंद कर देता है। एक बार गौर करके देख लेना, जब तक आप उसको पढ़ा रहे थे तब तक वो आपकी सारी मान रहा था, क्योंकि वो तब तक आपने इंटेलिजेंट मान रहा था। और जिस दिन आपने पढ़ाना बंद किया, उस दिन से वो आपकी मानना बंद कर देगा। अर्थात इस तरह का पैमाना बनाना कि सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका बच्चा नहीं मान रहा आपकी बात। अगर आपने अपने बच्चे को अपने घर के कामों में शामिल किया होता, जैसे खेत में अपने साथ लेके जाते, पिता ने कहा भाई बारिश होने के आसार दिख है, बेटा कह रहा है, बच्चा कह रहा है जी बारिश, बादल तो दिखाई नहीं दे रहे। वो बोला ना, हमारा तजुर्बा कहता है,
और उस थोड़े तजुर्बे के हिसाब से बारिश हो ही जावे तो बच्चा ने कहोगा भाई ज्ञान तो है मेरे पिताजी ने। क्यों जी? ऐसा ही खेत में जब खेती कर रहे हैं, यानी आपका जो अनुभव है, आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो, उस पर जब आप राय देते हो और बच्चे को उसमें शामिल करते हो तो आपका बच्चा आपके साथ जुड़ा भी रहता है और आपकी बात भी मानता है। इसलिए पढ़ाई से जोड़ने के चक्कर में अपने घर के कामों से अपने बच्चे को तोड़ोगे तो आपका बच्चा आपसे बिल्कुल टूट जाएगा। इसलिए उसको अपने घर के कामों में जोड़े रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अपने घर के काम में जरूर शामिल करें। छोटा बच्चा होता है ना, जब 3 साल का, 2 साल का, माँ जो कुछ भी काम कर रही हो वहीं जाकर बीच में अड़ंगी अड़ावेगा, मैं भी करूंगा योए। या पिताजी कुछ भी कर रहे हो, भाई, बड़ा भाई कुछ भी कर रहे हो, जान के उसके बीच में अड़ेगा कि मैं भी योए करूंगा। क्योंकि उस बच्चे को अपने होने को अगर साबित करना है तो वो कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता है। हमारे को जिस दिन हमारे माँ बाप उस योगदान देने से रोक देते हैं, उसी दिन वो हमसे कटना चालू हो जाता है। और वही बच्चे फिर आगे आने वाले टाइम में समाज में योगदान 0 दे पाते हैं। कितने सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर यदि आप चर्चा करोगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन मोटा बिंदु जिसके ऊपर आज अभी चर्चा करने की जरूरत है, सबसे पहला तो एक बिंदु है कि अगर ये स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो मैं एक मामले में आपको सबसे भाग्यशाली माँ बाप मानूंगा कि आपके बच्चों को हेल्थ डिपार्टमेंट से दिए जाने वाले इंजेक्शन्स और गोलियों से पीछा यहाँ वाले स्कूल वाले ही छुड़वा देते हैं आपका। इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करूंगा स्कूल प्रशासन का कि ये काम बिना ही किसी बड़ी दबाव के, बल्कि खुद से अपने रिस्क लेकर के करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खेल आपके बच्चों के साथ खेला जा रहा है। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, लेकिन अगर बीमार नहीं हो रहे हैं तो न्यू कहेंगे कि इसी दवा। समझ रहे हैं ना? उसका मतलब बड़ा खेल समझ में आए आपको। दूसरा, एक अपार आईडी का ड्रामा चला हुआ है पूरे देश के अंदर। आने वाले टाइम में मुझे एक वकील साहब ने पूछा था अभी कि जी आने वाले वक्त में अपार आईडी की क्या नुकसान होने वाले हैं। तो मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि वकील साहब, अभी क्या हुआ था, पीछे कुछ स्कूलों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ माँ बाप ने एफआईआर करवा दी थी कि हमसे पूछे बिना हमारे बच्चों को टैबलेट या इंजेक्शन्स दिलवा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ ही थाने में शिकायत दर्ज कर दी। जिस माँ बाप ने अपार आईडी वाले कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन करके दे दिया डिपार्टमेंट को या सिस्टम को या सरकार को, आप ये समझ लेना आने वाले टाइम में आपके बच्चों को, क्योंकि आपने नई एजुकेशन पॉलिसी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है। हम लोगों को पढ़ना नहीं सिखाया जाता, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल पढ़नी नहीं सिखाई जाती। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बड़ा साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आने वाले टाइम में सारे के सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट होने वाले हैं, मतलब बिकने वाले हैं। आपकी ज़मीन तो सरकार ने अपने नाम वैसे ही नाम कर ली। और नंबर 2, उस स्कूल के अंदर क्या होने वाला है कि स्कूल आपके बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का काम किया करेंगे। आने वाले टाइम में स्कूल इंश्योर किया करेंगे कि आपके बच्चे को सारे के सारे इंजेक्शन्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। यदि नहीं लगे हुए हैं तो आपने यदि इस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिया और आपकी बच्चे की अपार आईडी बन गई है तो कोई भी आदमी आपसे पूछे बिना आपके बच्चे का डीएनए लेना, उसका ब्लड सैंपल लेना, उसको कोई भी इलाज देना, उसका कोई भी टेस्ट करना, उसको कोई भी इंजेक्शन लगाना, ये सब काम आपसे पूछे बिना कर पाएगा। यही चाहते हो आप लोग? ये चाहते हैं क्या आप लोग? अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को लिख करके डिप्टी कलेक्टर को देना पड़ेगा, डीसी को देना पड़ेगा। आपका तो फतेहाबाद में बैठता होगा, वहां जाकर के पूरे गांव की तरफ से कि ये हमारे गांव की तरफ से एक ऑर्डर है,
हम लोग अपनी ग्राम सभा की तरफ से आपको बता रहे हैं, हमारी मीटिंग हुई और हमारी ग्राम सभा में यह तय किया गया कि हमारे गांव के अंदर ना कोई इंजेक्शन दिया जाएगा, ना कोई टैबलेट दी जाएगी और ना ही कोई भी गांव में किसी भी बच्चे की अपार आईडी बनाई जाएगी, किसी भी बच्चे की। क्योंकि ये सिर्फ आपके बच्चे की नहीं बन रही है, ये चुपचाप बनाई जा रही है और टीचर्स को टारगेट दिए जा रहे हैं। सीएचसी सेंटर पे बैठे उनको टारगेट दिए जा रहे हैं। आपका आधार नंबर जिसके पास है आपसे पूछे बिना बनाए जा रहे हैं। जैसे आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट बने थे ना उस टाइम पे, आपसे पूछे बिना बन के घर आ गए थे ना, सिर्फ आधार कार्ड आपका था, घर ही बन के आ गए। आधार, एक बात बताओ, आपको कोई इंजेक्शन लगा नहीं है और उनको दर्ज करना है, क्यों? क्यों सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमको ये हमने लगा दिए हैं? क्यों ये बताना है कि हमने ये बना दिए हैं? क्योंकि बड़ा खेल है। इस खेल को समझने के लिए आप लगातार हमारे साथ, निडर इंडिया चैनल है, जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, ये लगातार बता रहे हैं लोगों को कि भाई इसको, ये डेटा कलेक्शन का खेल थोड़ा छोटा मत समझो, ये बहुत बड़ा खेल है। फिर से वापस हम उसी बात पे आते हैं जिसके लिए हमने अपनी बात शुरू की थी। वो ये है कि आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि हम अपने गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, अपने गांव के पास सामूहिक जमीन की कोई कमी नहीं है, हमारे गांव के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों की कोई कमी नहीं है, और रही बात एक चीज की बस कि ट्रेनिंग, टाइम और टेक्नोलॉजी जो मेरे वाली है, बच्चों का टैलेंट पता लगाने वाली, यदि गांव इसके ऊपर काम करने को तैयार है तो मेरी तरफ से मेरी टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पूरे गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। एक सिंगल पैसा नहीं लगेगा अगर गांव इकट्ठा होके आता है तो। मतलब गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। उसमें फिर ये नहीं होगा कि सिर्फ इन बच्चों की